किसानों के मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक। कल किसान संगठनों से किसान के मुद्दों की पहचान पर हुई थी बात। कोविड-19 की देश में बन रही कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण कोलकाता में हुआ शुरू। 1000 स्वयं सेवकों को दी जाएगी वैक्सीन की डोज। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण रोकने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए गए कानूनों की भी दी जा रही है जानकारी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ में नगर निगम के बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किए गए सूचीबद्ध। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का बना 9वां शहर। नमस्कार, मैं हूं शाइस्ता बानू। अब समाचार विस्तार से। आज किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई। सरकार किसानों के साथ संवाद स्थापित करते रहना चाहती। वहीं कल कृषि सुधार कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार किसान संगठनों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सुझाव दिया गया कि वे विशिष्ट मुद्दों की पहचान करें, फिर उस पर खुले मन से बातचीत होगी। अब दोनों पक्ष में 3 दिसंबर यानी कि कल अगले दौर की वार्ता होगी। इसके पहले कल सरकार की ओर से बातचीत की अगुवाई कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। कृषि मंत्रालय में 32 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। उनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, जमुहारी किसान सभा, भारतीय किसान सभा, कुलहेंद्र किसान सभा और पंजाब किसान यूनियन भी शामिल है। बैठक करीब 3 घंटे तक चली और सरकार ने तथ्यों के आधार पर मामले को सुलझाने की कोशिश की। अब अगले दौर की बैठक 3 दिसंबर को होगी। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिंदवार फिर चर्चा की जाएगी। कोविड-19 के टीके को वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण आज से कोलकाता के राष्ट्रीय हैजा एवं आंतरिक रोग संस्थान में शुरू हुआ। तकरीबन 1000 स्वयंसेवकों को इस चरण में वैक्सीन की ये डोज दी जाएगी। इनमें से आधे स्वयंसेवकों को हैदराबाद भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन दिए जाएंगे। बाकी को प्लेसबो दिया जाएगा। पहले डोज के 4 सप्ताह बाद सभी वॉलंटियर दूसरा डोज दिया जाएगा। एमसीआर एनआईसीडी के मुताबिक परीक्षण का मकसद कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ वॉलंटियर्स के बीच को वैक्सीन की सुरक्षा का प्रभाव तय करना है। इस बीच कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने कोवैक्सीन ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर्स करने की इच्छा व्यक्त की है। इस वैक्सीन का परीक्षण देश के 22 साइट पर 26,000 लोगों पर किया जा रहा है। पीजीआई रोहतक एम्स नई दिल्ली में पहले से ही फेज 3 का ट्रायल शुरू हो चुका है। आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से हर साल आज के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना, जलवायु मुद्दा और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की मुख्य थीम वायु प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा औद्योगिक आपदा को नियंत्रण करने के लिए लोगों को शिक्षित करना है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देना भी इस बार की थीम का हिस्सा है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के मौके पर अगले 5 वर्षों में 100 शहरों का प्रदूषण कम करने का संकल्प दोहराया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ा, 100 शहरों का प्रदूषण अब 5 साल में कम करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो भी साझा किया, जिसमें पीएम आधुनिक औद्योगिक का प्रयोग करते हुए प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करने की बात कही। चुने हुए 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक जन भागीदारी के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग भरपूर करते हुए हम उसे प्रदूषण कम करने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। समाचार अभी और भी है, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुछ प्रमुख उद्योगपतियों के साथ लखनऊ नगर निगम बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के मौके पर आज एक समारोह में वो शामिल हुए। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का नवा शहर बन गया है, जबकि अटल मिशन ऑफ रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अटल मिशन के लॉन्च के बाद ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी विभिन्न बुनियादी ढांचा योजनाओं में निवेश किया जाएगा, जिसमें अमृत योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही जल आपूर्ति परियोजना और आवास परियोजना शामिल है। 13 नवंबर को जारी किए गए एलएमसी बॉन्ड की मांग 4.5 गुना ज्यादा रही और ये 10 साल के लिए 8.5% कूपन की दर पर बंद हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ नगर निगम पहला नगर निकाय है जिसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके जरिए लखनऊ नगर निगम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। म्युनिसिपल बॉन्ड क्या यहाँ पर लिस्टिंग हो रही है, और अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी, वे इसका मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की दृष्टि से इसे एक नई युग की शुरुआत मानता हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में स्मार्ट सिटी सम्मेलन में लखनऊ और गाजियाबाद के नगर निकाय के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। आज लखनऊ नगर निगम ने अपना बॉन्ड जारी कर दिया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उत्तरी भारत में किसी नगर निगम का ये पहला म्युनिसिपल बॉन्ड है। इस बॉन्ड से अवस्थापना एवं नगर निकाय सुविधाओं को विकसित करने के लिए बाजार से पूंजी प्राप्त करना। ये बॉन्ड दो प्रकार के हैं, पहला साधारण दायित्व और दूसरा विशेष राजस्व ऋण दायित्व के रूप में होगा। लखनऊ नगर निगम में इस मौके पर वर्चुअल माध्यम से लिस्टिंग समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश, जहां देश की लगभग 17% आबादी निवास करती है, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य और देश की अर्थव्यवस्था का अगर हम देखें तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जिस राज्य की एक बड़ी भूमिका है, उस राज्य के किसी नगर निकाय के द्वारा पीएससी से बॉन्ड जारी करवाने की कार्रवाई को आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का वेल रिंगिंग सेरेमनी हो, तो हमारे लिए एक अवसर है। और अवसर इस बात को लेकर के कि हमारे नगर निकायों की कार्य पद्धति में व्यापक सुधार की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और स्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही कॉमन मैन की जो समस्याएं होती हैं, उन बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए आज जो एक प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है, मैं सबसे पहले पीएससी के एमडी, सीईओ और यहाँ से जुड़े हुए सभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए लखनऊ नगर निगम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज लखनऊ नगर निगम को भारत में उत्तर भारत का पहला नगर निगम जिसका अपना म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुआ है। आज के अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि प्रदेश की राजधानी का जो सपना पूर्व में हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सजाया था, स्वच्छ लखनऊ, सुंदर लखनऊ, स्वस्थ लखनऊ, अब वह कामना पूरी होने का समय आ गया है। अब लखनऊ के विकास की जो कल्पना हमारे अग्रजों ने की थी, वह साकार होने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने रैन बसेरों के संचालन में कोविड-19 के बचाव के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शीत ऋतु में गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में रैन बसेरों की व्यवस्था कराई गई है। प्रत्येक जनपद में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करे कि कोई खुले में न सोए। यदि कोई ऐसा दिखे तो उसे रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी विभाग अपने बजट का सदुपयोग करें। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही पेयजल योजनाओं को समय से पूर्ण करने के लिए इनकी गहन मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल की बड़ी योजनाएं संचालित करने के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग गठित किया है। उन्होंने कहा कि ये आयोग पूरी तरह सक्रिय रहते हुए कामगारों और श्रमिकों के लिए अधिकाधिक सेवा योजन एवं रोजगार के अवसर सृजित कराए।
अयोध्या में सरयू नदी में रामायण क्रूज टूर जल्द ही शुरू किया जाएगा। केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने क्रूज सेवा के क्रियान्वयन के लिए आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरयू नदी घाघरा राष्ट्रीय जलमार्ग 40 पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। क्रूज में वैश्विक स्तर के अनुरूप आवश्यक संरक्षा सुविधाओं के साथ साथ लग्जरी और आराम की सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। क्रूज के अंदरूनी भाग और बोर्डिंग पॉइंट रामचरितमानस की टीम पर आधारित होंगे। पूरी तरह से वातानुकूलित 80 सीट वाले क्रूज में घाटों की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करते हुए कांच की बड़ी खिड़कियां होंगी। पर्यटकों के आराम के लिए क्रूज रसोई और पेंट्री सुविधाओं से सुसज्जित होगा। क्रूज में पर्यावरण पर शून्य प्रभाव के लिए जैव शौचालय हाइब्रिड इंजन प्रणाली है। पर्यटकों को 1 से 1.5 घंटे की अवधि के रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा। यात्रा के दौरान गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस पर आधारित विशेष रूप से बनाए गए वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कथा होगी। पूरी यात्रा में लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। रामायण के विभिन्न प्रसंगों से प्रेरित कई गतिविधियां और सेल्फी पॉइंट होंगे। यात्रा के बाद सरयू आरती होगी। इसमें प्रत्येक यात्री सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कल हापुड़ के धौलाना विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों की जब मैं फोटो देखता हूं तो मुझे उसमें बहुत कम किसान दिखाई देते हैं, जिसके लिए किसान हमेशा मांग करता रहता है। उन विषयों को कृषि विधेयक में शामिल किया गया। मंडियों में किसान अपना सामान पहले की तरह ही बेच सकते हैं। एमएसपी अभी भी जारी है। ऐसे में इस आंदोलन में किसानों से अधिक विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। जिन बिचौलियों का काम समाप्त हो गया है वो भी इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। उतरे हुए हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग जब मैं फोटो देखता हूं तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। तो जो चीज़ किसानों के हित में है वो की गई है। स्वामीनाथन कमेटी के अंदर भी डिमांड थी, समय समय पर डिमांड होती रही कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी से बंधा ना रहे। वो सरकार ने कर दी कि आप मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, नहीं बेचना चाहते हो आप बाहर बेच लो। अब उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, किसान को नहीं होती, बाकी लोगों को तकलीफ। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने आत्ममंथन चालू कर दिया है। संगठन और सरकार दोनों के स्तर पर चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश के भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में पंचायत चुनाव का खाका खींचा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी जानी है, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। भाजपा इस बार प्रदेश में अधिक से अधिक पंचायत चुनाव में अपने लोगों को जिताने की रणनीति पर काम कर रही है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंग प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ब्लॉक बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसका प्रयोग रक्षा क्षेत्र, उच्च गति वाली ट्रेनों, स्टील पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर रोटरों के कंपन के साथ ही चिकित्सकों और स्वास्थ्य प्रबंधन में होगा। उद्योग को सशक्त बनाने वाली उप तरंग लंबाई इमेजिंग की क्षमता के लिए नए अल्ट्रासोनिक उपकरणों के विकास के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर विशाख भट्टाचार्य के अनुसार रक्षा और सुरक्षा के साथ इस तकनीक का प्रयोग मानव तंत्र में अल्ट्रासोनिक इमेजिंग सिस्टम द्वारा विभिन्न रोगों के रोकथाम और परीक्षण में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम वो स्टील टेक्नोलॉजी दे सकते सबमरीन में कि जब वो आता है कोई रडार प्रोबिंग सिस्टम तो वो रडार को जो वेव को पास में ही करने देगा सबमरीन तक, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एक उपयोगिता जरूर है उसमें।
इसके अलावा हमारा देश में अभी हाई स्पीड ट्रेन का बात चल रहा है, हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, हाइपर लूप ट्रेन्स। इस सारे ट्रेन के लिए जो है कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी को खत्म करने का, हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने का बहुत ही आवश्यकता है। और ये करने के लिए इस तरीका का सिस्टम चाहिए जिसको हम कभी भी किसी भी एंगल में इसको कंट्रोल कर सकेंगे और उसी से हम वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम उसी पे लोकली कैप्चर कर पाएंगे, सो दैट कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ब्रिजेस जो हाई स्पीड ट्रेन को कैरी कर रहा है वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। फतेहपुर जनपद के हसनपुर अकोडिया गांव निवासी किसान रमेश सिंह ने खेत में तालाब बनाकर मोती यानी सीप की खेती करके अन्य प्रगतिशील किसानों के लिए मिसाल पेश की है। तालाब तैयार करने के लिए खेत तालाब योजना से सरकार द्वारा 50% का अनुदान भी मिला है। ये जनपद के एकमात्र ऐसे किसान हैं जिन्होंने दोगुनी आय के लक्ष्य से बढ़कर 4 गुनी आय का प्रयास किया है। किसान रमेश सिंह ने मोती की खेती करके अन्य किसानों को नई दिशा देने को व हतोत्साहित किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में मददगार हो सकती है। मोती की खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल भी माना जाता है। सरकार भी अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत इस प्रकार की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। किसान रमेश सिंह बताते हैं कि पारंपरिक खेती से हटकर लगभग 10 वर्षों से फूलों की खेती को व्यापारिक और वैज्ञानिक ढंग से करके अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन कुछ अलग करने की सोच को लेकर मोती की खेती शुरू की है, जिसमें मुनाफा 4 गुना तक है। 20 से 22 मीटर के तालाब में 10,000 सीप डालकर करीब 20,000 मोती उत्पादन का लक्ष्य है। 18 महीने की फसल से 40 लाख रुपए के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 8 लाख के करीब लागत आएगी। इसके पहले भी किसान रमेश सिंह ने नई कृषि तकनीक के द्वारा फूलों की खेती और अपने फार्म में 140 किस्मों के धान का उत्पादन कर प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। बाहर भ्रमण करते रहता हूँ, कुछ नई जानकारी जिसको मैं अपने यहाँ संसाधन मेरे पास हैं या प्रकृति अनुकूल है उसको मैं अपने यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी क्रम में मैं इस समय मोती की खेती पे जो है अपना शुरुआत की है। और इसके लिए मैं पहले तो एक खेत तालाब योजना के तहत शासन स्तर से जो है मुझे अनुदान मिला था, वो तालाब बनवाया है। उसमें मैं 1 साल तक उसको पानी भर के उसको ठंडा करता रहा। आगे फिर मैं उसमें ट्रायल किया हूँ। ट्रायल करने पे हमें जो उसमें रिजल्ट आए हैं तो उससे मैं उत्साहित होके अब मैं उसमें बृहद रूप से मोती उत्पादन का कार्य करने जा रहा हूँ। देखिए, ये बहुत ही सराहनीय पहल है और रमेश सिंह ने विगत 2 वर्ष पूर्व मोती की खेती के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इनको विभाग से खेत तालाब योजना के अंतर्गत एक तालाब भी दिया गया, जिसको इन्होंने अपने फार्म पे ही खुदवाया है। इसके बाद इन्होंने प्रशिक्षण लिया है और मोती कल्चर का इन्होंने अपने फार्म पे ही प्रोडक्शन शुरू किया था। इसी कल्चर को देखते हुए विगत दिवस जब राज्यपाल महोदया का यहाँ पे कार्यक्रम था तो उनका भ्रमण भी प्रस्तावित था और जनपद में इनकी सक्सेस स्टोरी जो है इसको किसानों के बीच में ज़्यादातर व्यापक प्रचार प्रसार के लिए NIC की वेबसाइट पे भी प्रचारित किया गया। श्री रमेश सिंह जी जो हसनपुर अकोडिया के रहने वाले हैं, बहुत ही नवोन्मेषी कृषक हैं और ये लगातार अपने खेतों पे नए नए प्रयास कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो मोती की खेती शुरू की है, ये 22 बाई 20 मीटर का इनका जल ग्रहण क्षमता वाला तालाब है और उसकी इनका जो उद्देश्य है उसमें लगभग 15-20 हज़ार मोती पालन करने का, जिससे इनको लगभग 150 से 200 रुपये प्रति मोती के हिसाब से हम लोगों ने अनुमान लगाया इनको 18 से 20 माह में 30 लाख रुपए की आमदनी आय हो सकती है, जिस पे इनकी अनुमानित लागत 5 से 6 लाख है, क्योंकि मोती पालन के लिए इनको तालाब में जल स्तर, मीठे पानी का जल स्तर बराबर बनाए रखना पड़ेगा। और अभी ये अशोक मनवानी जी हैं जो इनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट संपर्क है, उसके तहत इन्होंने एक प्रयास किया और एक अच्छा ज़िले के लिए एक अग्रणी ये माइलस्टोन होगा। और वो तालाब इनका चूँकि जल संचयन का भी काम कर रहा है और भविष्य में जब इनको कभी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है उससे ये अपनी सिंचाई भी पूरी कर लेते हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे जनपद में कुछ और लोग इसको देखते हुए आगे अपना मोती पालन भले छोटे स्तर से ही करने का प्रयास करेंगे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
आज गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक। कल किसान संगठनों के किसानों से मुद्दों की पहचान करने पर हुई थी बात। कोविड-19 की देश में बन रही कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण कोलकाता में हुआ शुरू। 1000 स्वयंसेवकों को दी जाएगी वैक्सीन की डोज। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण रोकने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए गए कानूनों की भी दी जा रही है जानकारी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किए गए सूचीबद्ध। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का बना नवा शहर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है, जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से अपने चेहरे पर लगाएं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नमस्कार।